कर तारीफ हो रही है इसकी। कोरोना चक्र को तोड़ने के लिए योगी सरकार पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में अभियान चला रही है। यही वजह है कि कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए यूपी मॉडल की चारों ओर तारीफ हो रही है। गांव-गांव टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का काम जोरों से चल रहा है। कोशिश यही है कि किसी तरीके से कोरोना की जंग में गांव जीत सके और गांव में कम से कम संक्रमण की रफ्तार रहे, कम से कम संक्रमण फैले, और यही कोशिश सरकार की भी है। और इसीलिए वाराणसी के लगभग हर गांव में हर दिन कोई न कोई हेल्थ विभाग की टीम पहुंच रही है। डेली शेड्यूल बन रहा है कि कल किस ब्लॉक में कितने गांव में जाना है, और इसी आधार पर कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को इस सर्विस से कवर किया जा सके। वाराणसी में डीआरडीओ का अस्पताल नज़ीर बना। ऑक्सीजन के बंद पड़े प्लांट को चालू करवाया गया। कई अस्पतालों को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाया गया। और सबसे कारगर साबित हो रहा है काशी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, जहां से पूरे जिले की निगरानी हो रही है। ट्रेसिंग लगभग हमारे यहाँ औसतन हम प्रयास करते हैं कि न्यूनतम 30 लोगों को हम एक पे कवर करने का कोशिश करें एक पेशेंट पर। इससे फ़ायदा ये होता है कि मैक्सिमम चेन हम अपनी चेन ब्रेक सिस्टम की तरफ बढ़ पाते हैं। कॉन्टैक्ट लगातार वो 15 दिन वॉच रखती है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हुआ कि पेशेंट पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल एलोकेट हुआ, होम आइसोलेट हुआ, आरआरटी विजिट हुई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, सैम्पलिंग हुई, इमीडिएट फिर ये कंप्लीट चेन को हम वैक्सीनेशन की तरफ मूव करा देते हैं। उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि आप इमीडिएट रजिस्टर कराइए और वैक्सीनेट कराइए अपने आप को। तो जहाँ एक तरफ आरआरटी विजिट और हॉस्पिटलाइजेशन से इलाज बेहतर दिया, वहीं हमने अपनी इस पूरे टीम के माध्यम से चेन ब्रेक का भी काम किया। लखनऊ में सीएम योगी के निर्देश पर दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने चेतक टीम का गठन किया है। ये टीम एम्बुलेंस से पहले बाइक के जरिए मरीजों के घर पहुंचेगी और होम आइसोलेटेड मरीजों को कवर करेगी, जिससे कम से कम समय में दूर दराज के इलाकों में भी दवाई पहुंचाई जा सकेंगी। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब रैपिड रिस्पांस टीम कोविड मरीजों के घर तक दवा पहुंचाएगी। कोविड मैनेजमेंट के नोएडा मॉडल की भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने तारीफ की है। नोएडा में कोविड प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। खासकर ऑक्सीजन की किल्लत के समय उठाए गए कदम से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जब ऑक्सीजन की चुनौती सामने थी, पूरे प्रशासन, पूरे टीम द्वारा कोशिश की गई लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तथा जो पीएसए की ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है उसको तत्काल लगाते हुए समस्त हॉस्पिटल्स में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना प्राप्त करें। टैंकर्स को एयरफोर्स के माध्यम से पूर्वी भारत और जामनगर तक भेजी गई। ट्रेन्स की इस्तेमाल किया गया। जितने भी प्राइवेट पार्टनर्स थे, इंडस्ट्रीज़ थे, क्रेडाई थी, उन सब के मदद ली गई। और इसके बाद जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उन तक सिलेंडर्स पहुंचाने के लिए, रिफिलिंग के लिए सेंटर्स खोली गई। और जब जनता को ये उम्मीद हुई कि ऑक्सीजन उनको और इस वक्त हमारे साथ मास्टर प्लान पर बात करने के लिए के विजेंद्र पांडियन, डीएम गोरखपुर हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ के डीएम भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक प्रकाश। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेंगे। अभिषेक प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जिम्मेदारी कंधों पर बहुत ज्यादा है। पहले वेव की तुलना में दूसरे वेव में एक तरफ संक्रमण, ये खतरा बहुत ज्यादा है अलग अलग नेचर की वजह से, और दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये कंट्रोल का काम हो रहा है। चलिए सबसे पहले गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। के विजेंद्र पांडियन हमारे साथ। के विजेंद्र पांडियन जी, गोरखपुर में जो रणनीति आप लोगों ने बनाई, वो रणनीति क्या, किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए मैडम, गोरखपुर आप जानते हैं पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर के रूप से है। करीब 60 लाख जनसंख्या का है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाका में है यहाँ लोग। और वैसे ही जो इस बार तो होली पर्व के साथ साथ केसेस बढ़ने लगा। हम लोग का जो खतरा तो बिल्कुल पिछले बार से इस बार ज़्यादा ही हुआ है, ताकि नंबर ऑफ केसेस और संक्रमण का डिग्री देखेंगे, सीरियसनेस देखेंगे, भयंकर तीव्र है, बहुत ज़्यादा है। अब इस पे जो वैसे गवर्नमेंट का जो सरकार का नीति है, जो पहले ट्रेस करना, टेस्ट करना, फिर अलोकेट करना, फिर उनका कहाँ से जो संक्रमण तोड़ने के काम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको। उस पर तो 300 लोग मेरा कंट्रोल रूम में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं, एक टीम उस पर। दूसरा, इस बार बहुत चुनौती हमारा ऑक्सीजन आपूर्ति में हुआ था। गोरखपुर में 2 प्लांट चलता है, बाकी 4-5 प्लांट बंद पड़ी थी। शुरुआत में यहाँ 2000 सिलेंडर पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन होता था। हम लोग एक सप्ताह के अंदर उसको
अभी इस समय में 8000 सिलेंडर पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन तक लाए और 3 बंद पड़ा प्लांट है उसको भी चालू किए। और प्राइवेट हॉस्पिटल कितने हैं, पिछले बार 10 हॉस्पिटल केवल एम्पैनल था, इस बार 55 हॉस्पिटल हम लोग एम्पैनल किए। उसके अलावा जो केवल 500 बेड था गवर्नमेंट की तरफ से, इस बार 2000 बेड हम लोग व्यवस्था किए हैं। तब ये सारे व्यवस्था करने के बाद कंट्रोल में कर पाए। आपसे ये भी जानूंगी कि इतनी सारी जो व्यवस्था है इसमें कितना वक्त लगा बेड की संख्या बढ़ाने में, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके हर हॉस्पिटल में, वो सब व्यवस्था करने में वक्त कितना लगा ये भी आपसे जानूंगी। लेकिन इस वक्त हम लखनऊ का रुख कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक प्रकाश जी। अभिषेक जी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ 24 घंटे में 900 केस दर्ज हुए हैं और यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा है। शुरू में ही बहुत ज्यादा लोग एक साथ संक्रमित होने लगे, लेकिन बीते एक हफ्ते में कंट्रोल अच्छा हुआ है। तो इसके लिए किस रणनीति के तहत काम हुआ? जनपद लखनऊ की बात करें तो कुछ बेसिक डेटा मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इसके पहले लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और साथ ही साथ उत्तर भारत में दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर है। लखनऊ शहर की आबादी लगभग 50 लाख के आसपास है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग 25 लाख की आबादी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जनपद लखनऊ में जब पीक था, इट वाज अराउंड मिड ऑफ अप्रैल, उस वक्त हमारे जो केसेस आ रहे थे ये 6500 के आसपास आ रहे थे। बिल्कुल। और जो पॉजिटिविटी रेट थी, अर्थात प्रति 100 टेस्ट कितने व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे थे, इट वाज मोर देन 30। वर्तमान में कल का अगर आप डेटा लें तो कल 656 लोग कोविड घनात्मक आए हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारी 4.5 आ गई है, अंडर 5 आ गई है, अर्थात अब प्रति 100 टेस्ट 4-5 से कम लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो लखनऊ में बेसिक वर्क किया गया वो TTT फॉर्मूले के ऊपर, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्ट। तो अगर हम ट्रैकिंग और टेस्टिंग पे आएँ तो हमारे पास जो RRTs हैं, लखनऊ में हमने RRTs के साथ साथ चेतक RRTs स्टार्ट की है। ये RRTs की रीच को बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयोग है जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ इलाकों तक ये बहुत कम समय में ये चेतक RRT, जो कि मोटरसाइकिल पे हमारे LTs और स्वास्थ्य कार्मिक रहते हैं, राजस्व कार्मिक उनकी सहायता के लिए रहते हैं, ये बहुत कम समय में हर घर तक पहुंच रही हैं। साथ ही साथ हमने मेडिकल सर्विलांस की एक्टिविटीज़ की हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति लक्षणात्मक हैं, उनको कोई सिम्टम आ रहे हैं, उनको तत्काल जो फ्री किट होती है गवर्नमेंट के द्वारा दवाइयों की, वो तभी दी जाती हैं। ठीक है। अगला ठीक है। हमने इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के क्या ऊपर रही? बहुत ही फोकस किया। जी अभिषेक जी, चुनौतियां किस तरह की आपके सामने आ रही हैं वो भी जानेंगे। वाराणसी जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन वाराणसी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कौशल राज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल राज जी, वाराणसी की तारीफ तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर चुका है। ये बताइए, वाराणसी में शुरू में मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, लेकिन अभी ठीक होने वालों की संख्या डबल से भी ज्यादा है। जो 24 घंटे में ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या डबल से भी ज्यादा है संक्रमितों की। तो ऐसा क्या किया आप लोगों ने? जी, वाराणसी में जो वेव अप्रैल के फर्स्ट वीक में बढ़नी शुरू हुई थी, वो लगातार बढ़ती हुई 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपने पीक पर पहुंच गई। जहां पर डे लगभग 200 के आसपास एवरेज केसेस आते थे, वो बढ़ के 2100 हो गए और 23 अप्रैल आते आते 2700 केसेस भी पर डे आने लगे। पॉजिटिविटी की जो दर थी वो 39% एक बार वाराणसी में पहुंच चुकी थी। अब काफ़ी प्रयासों का नतीजा ये है कि पॉजिटिविटी रेट घट के 6% आ चुकी है। हमारे जो पर डे केसेस हैं वो 500 से नीचे आ चुके हैं। जो एक्टिव केसेस जो हमारे रहते थे एक दिन में एक शहर में, तो वो 27,000 से घट के अब 7700 पे आ चुके हैं। काफ़ी प्रयास इसके बारे में किए गए। सबसे पहले तो जब ज़रूरत थी बेड्स की और ऑक्सीजन की, तो उसके लिए प्रयास जो अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू किए गए, उसका नतीजा था कि अप्रैल लास्ट वीक आते आते काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में वाराणसी पहुंच गया। जब हमारे 700 बेड हुआ करते थे, उसको बढ़ा के हम लोग 2500 बेड तक ले गए हैं। ऑक्सीजन की हमारे सिलेंडर फिलिंग कैपेसिटी जो 1900 सिलेंडर हुआ करती थी, उनको 4300 तक लेके गए हैं। जो LMO प्लांट्स में हमारे बेड चलते थे, उनको बढ़ा के हम लोगों ने BHU और कैंसर हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने का काम किया। बेड और ऑक्सीजन बढ़ने के साथ साथ पूरा एक वृहद मेडिसिन किट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य शुरू किया गया। जो टेस्टिंग की जा रही थी, उससे हमने ये पाया कि जब 40% पॉजिटिविटी आ चुकी है, तो अब टेस्टिंग को छोड़ के हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो जिसके भी सिम्टम आते थे, उसी को ढूंढ ढूंढ के हमने दवाई देना प्रारंभ किया। शुरुआत में शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा सैचुरेट किया, और जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ, 2-3 मई से जब ग्रामीण क्षेत्रों में वो चलना शुरू हुआ, तो अब नतीजा ये है कि 1 लाख से ज़्यादा मेडिसिन किट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4000 केसेस पर डे और शहरी क्षेत्र में भी इतने ही लगभग 8 से 10,000 केसेस का हम लोग टेस्टिंग करते हैं। आरआरटी की संख्या, पीएचसी सीएचसी पे दवाई वितरण की व्यवस्था और इसके साथ हर ब्लॉक में व्हीकल्स बढ़ा के, टेस्टिंग टीम बढ़ा के और आरआरटी बढ़ा के पूरा ग्रामीण क्षेत्र को सैचुरेट करने की हमने जो कवायद शुरू की, उसका नतीजा ये हुआ कि अब कंट्रोल रूम पे कॉल भी कम आने शुरू हो गए हैं, पॉजिटिविटी कम हुई है और साथ के साथ बेड की उपलब्धता की स्थिति ये है कि 2500 बेड जो वाराणसी में उपलब्ध हैं, आज की तारीख में 1000 बेड खाली हैं। वाराणसी न केवल अकेले जी कौशल राज जी, कौशल राज जी ये बताइए, जब बात गांवों की हो रही है तो बहुत से गांवों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं, चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को बुखार, खांसी और उसके बाद मौत तक हो रही है और गांव वाले समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक वो समझ रहे कि शायद ये कोरोना का होगा मसला, तब तक अपनों को खो दे रहे हैं वो। ऐसे में वाराणसी के गांव में इस तरह की तस्वीर ना बने, ऐसे मामले ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है? वाराणसी में जब ये गांव में कार्य प्रारंभ किया गया तो अधिकतर लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता था कि आप कोविड का ट्रीटमेंट प्रारंभ कीजिए। अधिकतर लोग इसको टाइफाइड से कंफ्यूज होकर टाइफाइड का ट्रीटमेंट कर रहे थे और गलती जो हो रही थी वो ये थी कि सिम्टम आने के बाद भी उसको अवॉइड कर रहे थे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जब गाँव में होता है तो सामान्य रूप से आदमी 2-3 दिन घरेलू उपचार करता है, उसके बाद ही कहीं सीएचसी, पीएचसी या प्राइवेट हॉस्पिटल पे दिखाता है। इसी गलती को ही कैच किया गया और इस गलती को दूर करने के लिए हमने प्रत्येक गांव में टीम्स बनाई। हमने WHO और यूनिसेफ के माध्यम से माइक्रो प्लान बनवाए, टीम्स गठित की। 1800 छोटी टीम 2-2, 3-3 कर्मचारियों की बना के हमने 694 गाँव में उतारी कि जो भी सिम्टोमेटिक आदमी हो तुरंत दवाई लेना प्रारंभ कर दे। दवाई की किट हम लोगों ने बनवा के उसमें पर्चा डलवा के उसकी सेवन विधि लिखते हुए जब एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, उसके साथ निगरानी समितियों को जोड़ा, पल्स ऑक्सीमीटर गांव में भेजे गए। सीएचसी के अलावा पीएचसी और एडिशनल पीएचसी थी, उन सभी 23 फैसिलिटी को चालू करके सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक वहाँ स्टाफ बिठाना शुरू किया गया। एक्स्ट्रा गाड़ियाँ दी गई, सीनियर एडीएम्स और सीनियर एसीएमओस को ब्लॉक की जानकारी देके डेली उनको वहाँ पे भेजा गया। डेली शाम को उनकी मॉनिटरिंग की गई और डेली का हम फॉर्मेट और डेली मॉनिटरिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जब उनके प्रोग्रेस लेनी शुरू की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि 10 दिन के अंदर अंदर सारा ग्रामीण क्षेत्र सैचुरेट हुआ और अब ग्रामीण क्षेत्र से हॉस्पिटलाइजेशन लगभग 2-3 के आसपास पर डे होते हैं। यानी कि चुनौतियां कई स्तर पर है, चुनौतियां कई स्तर पर है। एक तरफ तो मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने की चुनौती बहुत बड़ी है, तो दूसरी तरफ ये भी कि लोगों को समझाना भी है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर कोई संक्रमित होता है तो किस तरीके से जल्द उपचार शुरू करे और कौन सा उपचार शुरू करे। कई सारी चुनौतियां हैं। अभिषेक प्रकाश जी, आप बताइए कि जब बात गांवों की होती है तो वहां पर क्या अलग तरीका होता है, रोड मैप अलग होता है काम करने का, शहरों में अलग तरीका होता है, और सबसे जो बड़ा सवाल है लखनऊ को लेकर कि यहां पर 2 हफ्ते पहले ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें हर हॉस्पिटल से हमें देखने को मिल रही थी, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई अब कैसी है, किस स्तर पर है? देखिए, आपके पहले सवाल को मैं पहले आंसर करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए क्या अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। ग्रामीण अंचल में आबादी दूर दूर होती है, मजरों में रहती है और इसके लिए मोबिलिटी और रीच सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हमने CHC और PHC वार, मतलब हर एक ब्लॉक में हमने टीमें बहुत बृहद स्तर पर बढ़ाई हैं। ये हमारी RRT 4 पहिया गाड़ियों से जाती हैं और साथ ही साथ चेतक RRT जो हमारी हैं, जो कि 2 व्हीलर्स पे जाती हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसके नाते हम ग्रामीण के हर घर को 5 दिनों में हमने कवर किया फर्स्ट राउंड में। और एक अलग विशेष अभियान हमने 14 से 20 तक का चलाया, जिसमें हम सेकेंड राउंड हर एक ग्रामीण हाउस होल्ड को कवर करेंगे। जो भी व्यक्ति वहाँ लक्षणात्मक है उनको हम मेडिसिन की किट 100% फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं और एक विशेष सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया जा रहा है गाँव में हर मजरेवार और मोहल्लेवार, जिससे हमारा संक्रमण का दर जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो आज की तारीख में 0.5% से कम है। और आपका जो दूसरा सवाल था ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर और किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, लखनऊ जनपद में 75 से ज़्यादा कोविड अस्पताल संचालित हैं। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है ये 3 मीडियम्स है। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं इसमें हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं जिसमें LMO डायरेक्ट रिफिलिंग की जाती है। हमारे पास 6 बड़े फिलिंग प्लांट्स हैं जिसमें D टाइप जंबो सिलेंडर्स के माध्यम से हॉस्पिटल्स को सप्लाई होती है और जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में उनको भी हम ऑक्सीजन लंगर के माध्यम से निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दे रहे हैं। ठीक है। हमारी जो वर्तमान में ऑक्सीजन की डिमांड चल रही है वो लगभग 160 टन प्रतिदिन की चल रही है। हमारा जो सप्लाई है वो 170 टन का है।
हमने प्रत्येक अस्पताल में, जनपद लखनऊ के हर एक कोविड अस्पताल में 24 से 36 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व रखा हुआ है, अर्थात निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ यानी कि आप दावा कर रहे हैं कि अब लखनऊ में किसी भी एक सिंगल पेशेंट को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, अगले कुछ दिन के लिए भी यहां पर सरप्लस है, आप ये दावा कर रहे हैं? हर एक हॉस्पिटल में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई है और 24 से 36 घंटे तक का ऑक्सीजन रिजर्व भी रखा गया है प्रत्येक कोविड अस्पताल में। कहीं भी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। वाकई ये राहत वाली बात अभिषेक जी इस वक्त आप बता रहे हैं, लोगों को राहत जरूर मिलेगी इस खबर से। के विजेंद्र पांडियन, उनसे एक सवाल। पांडियन जी, ये बताइए कि इस वक्त न सिर्फ दवाइयों की बात करनी है बल्कि लोगों तक पहुंचना है, टेस्ट ट्रेस और फिर उनका ट्रीट करना है, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव भी, और उसको भी तेजी से बढ़ाना है ताकि हम इस खतरे पर जल्द से जल्द काबू पा सके। तो इस वक्त वैक्सीनेशन के मामले में कहां पर है, किस स्तर पर है गोरखपुर? देखिए, गोरखपुर अभी तो 2 कैटेगरी का वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा। 48 सेंटर हमारा जो 45 एंड अबव का जो कैटेगरी का कवर कर रही है। अब तक 1,70,000 लोगों को हम लोग दोनों डोज कवर कर चुके हैं, 45 साल का जो ऊपर वाले। दूसरा हमारा जो कैटेगरी अभी 1 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया, 18 को ऊपर वाले, वो 20 सेंटर में हमारा चल रहा है। पर डे 200 के हिसाब से हम डोसेज कवर कर रहे हैं। अब पर डे हम कम से कम 8,000 से 10,000 लोग का वैक्सीनेट करते हैं। उसका हमारा प्रायोरिटी बिल्कुल डिफाइंड है। 1-2 कैटेगरी हम लोग पहले तय कर रखा है। वैसे कोमॉर्बिड कंडीशन जो 60 साल को ऊपर और 45 साल को ऊपर जो भी बीमार है डायबिटीज से, वो तो कैटेगरी हम कवर करेंगे। इस बार अतिरिक्त आगे आने वाले वेव का दृष्टिगत करते हुए, ताकि हो सकता है पीडियाट्रिक लोग का बच्चे का असर कर सकता है, इसलिए जो कुपोषित बच्चे किस घर पे हैं उनका माँ बाप का हम लोग लिए हैं। और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर में छूटे हुए लोग हैं हमारा, जो मान लीजिए खासतौर पे हमारा सफाई कर्मचारी, जो भी छूटे हुए लोग का जो पूरा कवरअप करा रहे हैं, उन लोग वो स्ट्रैटेजिक तरीके से कर रहे हैं। और तीसरा स्ट्रैटेजी हमारा कहाँ हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट बना हुआ ज़्यादातर संक्रमित है जो इलाका, जो भी गाँव में है, मजरा है, उसी का अलग श्रेणी बना करके उसी सेंटर में अतिरिक्त वैक्सीनेट लगा करके उन लोगों को वैक्सीनेट करा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आबादी इतनी बड़ी है तो एक फॉर्मूला जरूर बनाना होगा कि उसी फॉर्मूला के जो सबसे पहले जरूरी जिन्हें उन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाए, फिर इस तरीके से आगे बढ़े। एक सवाल और, मॉनिटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया है आप लोगों ने? क्योंकि बहुत सारे काम है और सब पर मॉनिटर आपकी ही जिम्मेदारी है, डीएम की ही जिम्मेदारी है। पांडियन जी। जी मैडम, देखिए यहाँ तो एक सेंटर में नहीं कर पाएंगे, इसलिए ICCC भले तो हमारा 24/7 चलता है, 300 लोग बैठे हुए हैं। उसका हम लोग जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट वाइज हम लोग पूरा जनपद को बांट रखा है। हमारा तकरीबन 300 लोग हैं, 300 लोग सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप से तैनात है। उसके 3 लेवल में हम स्ट्रक्चर करते हैं। ग्रामीण लेवल पे BDO लेवल पे एक कंट्रोल रूम है, उसको ऊपर के SDM लेवल पे कंट्रोल रूम है, उसको ऊपर मेरा लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम है। इस पे जो कम से कम जो 3 बार चेकिंग हो जाता है, एंड ये एक मरीज का कम से कम जो 3 लेवल पे ही फॉलोअप होता है, तब तक वो आदमी सही होकर घर नहीं जाएगा, तब तक हमारा जिम्मेदारी होता है। खासतौर पे 5वें दिन हम लोग को ब्लड टेस्ट करते हैं उनका, और किसी का CT स्कैन करना, एक्सरे करना, वहीं से उसी दिन 5वें दिन हम पकड़ते हैं, ताकि वो सेंसिटिव दिन होता है, उसी दिन में तय होता है वो आदमी कहीं सीरियस तरफ के जा रहा, नहीं तो मतलब रिकवरी की तरफ से जा रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग स्ट्रेटेजी बना रखा है। ये कंबाइंड एक्टिविटी है, 3 लेयर में स्टैटिक और सेक्टर मैजिस्ट्रेट के जरिए से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी से भी ये सवाल मैं लूंगी। अभिषेक जी, वहां आप लोगों ने लखनऊ में क्या सिस्टम बनाया है मॉनिटरिंग का? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, उसमें हमें जीतना ही है, चाहे दवाइयों की बात हो, इलाज की बात हो, या फिर पहले ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए हम जागरूक करें और उनसे करवाएं भी, फॉलो भी करवाएं कोरोना प्रोटोकॉल का। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, जी, और आज 617 अभी जो खबर आ रही है जी, अभी जो अभिषेक जी जो खबर आ रही है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि जो काम आप लोग कर रहे हैं कंट्रोल करने का, तो उसका असर भी दिखने लगा है। आज अगर 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 617 मामले आए हैं नए एक्टिव केसेस की, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो कहीं ज्यादा है इससे। जी, पिछले 24 घंटे में जो एक्टिव नए केसेज आए हैं वो 617 हैं, और इससे 5 गुना लोग, ऑलमोस्ट 2800, 4 गुना से ज़्यादा, 5 गुना ऑलमोस्ट लोग, 2800 लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। जो मॉनिटरिंग की आपने का क्वेश्चन आपने पूछा था,
लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम है। प्रत्येक CHC एक यूनिट के रूप में इंडिपेंडेंट है, जिसमें हमारा एक कंट्रोल कमांड सेंटर हर एक CHC के पास है। उनके पास टोल फ्री नंबर्स हैं, कॉलिंग नंबर्स हैं। वो हर एक कोविड घनात्मक व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है उनको डेली वो कॉल करते हैं सुबह शाम, और मेडिकल उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं है, वो दवाइयों का प्रॉपर सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको ये गाइड भी किया जाता है, चिकित्सीय सलाह भी दी जाती है। बिल्कुल अभिषेक जी, यूपी मॉडल की तारीफ ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश और विदेशों में भी अब तारीफ हो रही है यूपी मॉडल की। तो यही बताता है कि आप लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है और इसके लिए शुभकामनाएं आप सभी को कि इस लड़ाई में आपकी रणनीति जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहे और उसका असर देखने को मिले आगे भी, और हम जीते जरूर। धन्यवाद इस वक्त न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए आप तीनों का ही। और इस वक्त आपको